Hello students, in our previous video we have discussed Newton's method of divisors to find integral roots of an integral equation and some more results related to integral roots of an integral equation. So today we are going to discuss some questions related to that methods. हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 30x² माइनस 76x माइनस 56 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसमें न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स का यूज़ जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया भी था वर्किंग मेथड हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि हमारा पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो उसे हम मोनिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। लेकिन हमारा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ऑलरेडी इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो स्टेप 1 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ ये ऑलरेडी मोनिक पॉलिनोमियल है। फिर स्टेप 2 हमारे पास क्या था, वी हैव टू फाइंड बाउंड्स फॉर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स एंड superior limit for negative roots. So first to find superior limit for positive roots we consider f of x. f of x हमारा क्या है, x raised to 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 30x² माइनस 76x माइनस 56। तो इसका हमें superior limit for positive roots फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, हम पहले देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव टर्म कौन सी है, माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे विद द पॉजिटिव टर्म विच इज बिफोर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से पहले कोई पॉजिटिव टर्म जो है उसके साथ हमें ग्रुपिंग करनी है। तो इसकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 के साथ। उसके बाद हमारी नेगेटिव टर्म है माइनस 30x²। तो इसकी भी ग्रुपिंग हमें करनी है किसी पॉजिटिव टर्म से जो इससे पहले आ रही हो। तो इससे पहले भी सिर्फ एक ही पॉजिटिव टर्म है एक्स रेज टू 4 एंड इवन उसके बाद हमारे पास एक और नेगेटिव टर्म है माइनस 76x। फिर हमारे पास लास्ट टर्म भी नेगेटिव है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म सिर्फ एक है लेकिन नेगेटिव टर्म्स कितनी हैं, 4। तो उनकी ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल है, दैट इज़ एक्स रेज टू पावर 4। तो हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक्स रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स रेज टू 4/4 एक्स रेज टू 4/4। तो मैं इसे क्या करूँगी, 4 टर्म्स में स्प्लिट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी। तो हम हर एक नेगेटिव टर्म की ग्रुपिंग इनमें से एक एक पॉजिटिव टर्म के साथ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की ग्रुपिंग भी एक्स रेज टू 4 से हो जाएगी, माइनस 30x² की ग्रुपिंग भी एक्स रेज टू 4 से। सो इन दिस वे एवरी नेगेटिव टर्म इज ग्रुप्ड विद एक्स रेज टू 4/4। ठीक है, सबकी ग्रुपिंग हमने एक्स रेज टू 4/4 के साथ कर दी है। उसके बाद हमारा क्या क्या प्रोसीजर है, हमें x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हर एक ग्रुप हमारा क्या हो जाए, नॉन नेगेटिव। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप को देखो। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें से मैंने x³ कॉमन ले लिया है ओनली फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक ग्रुप में से x की मैक्सिमम जितनी पावर बाहर हम निकाल सकते हैं वो निकाल देते हैं ताकि हमें इस ग्रुप को की पॉजिटिविटी और नॉन नेगेटिविटी चेक करने में इजी रहे। तो यहाँ से हमने x³ कॉमन ले लिया है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में से x²/4, थर्ड में से x/4 एंड लास्ट में 1/4। तो अब पहले आप ये देखो कि x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम कौन सी वैल्यू ले हम x की जिसके लिए फर्स्ट ग्रुप हमारा नॉन नेगेटिव हो जाए। तो x की अगर वैल्यू मैं 4 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 4। अब जो वैल्यू हमारी x की यहाँ से आई उसके लिए आप नेक्स्ट ग्रुप चेक कर लो। अब यहाँ पे अगर मैं x को 4 पुट करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 16 - 120। 16 - 120 इज़ डेफिनेटली नेगेटिव,
इसका मतलब हमें x की वैल्यू सफिशेंटली इंक्रीज करनी पड़ेगी। सफिशेंटली मतलब इतनी इंक्रीज करनी है ताकि हमारा ये ग्रुप नॉन नेगेटिव हो जाए। तो आप देखो किस नंबर का स्क्वायर 120 से बड़ा होगा। अगर हम x को 10 भी ले लें तब भी हमारे पास ये नेगेटिव रहेगी, क्योंकि 10 स्क्वायर क्या होगा 100, 100 माइनस 120 माइनस 20 आ गया, ठीक है। तो 10 भी सफिशेंट नहीं है, तो उससे भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 121। तो 11 के लिए ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, 121 माइनस 121 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई 11। इट मीन्स फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो 11 के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर इस वैल्यू के लिए आप थर्ड ग्रुप चेक करो। अब अगर यहाँ पे मैं 11 पुट करूँ x को, 11 का क्यूब डेफिनेटली, क्योंकि 11 स्क्वायर क्या है 121, उसे फिर से 11 से मल्टीप्लाई करोगे देन डेफिनेटली 304 से बड़ी हमारे पास कोई नंबर आएगी। तो ये थर्ड ग्रुप भी हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड इवन फोर्थ ग्रुप इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर x इज इक्वल टू 11, क्योंकि यहाँ पे 11 की पावर कितनी हो गई 4, 11 रेज टू पावर 4 डेफिनेटली 224 से बड़ा कोई नंबर होगा। सो x इज इक्वल टू 11 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच ईच ग्रुप इज नॉन नेगेटिव। सो 11 क्या आ गई हमारी सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमें अपर बाउंड मिल गया। अब लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है इन्फीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ माइनस x के लिए सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फाइंड करेंगे, फिर उसका नेगेटिव जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के नेगेटिव रूट्स की सुपीरियर लिमिट। तो इसके लिए हम पहले f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। x में f ऑफ x में आप x को जब रिप्लेस करोगे विद माइनस एक्स तो जितनी भी और टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आ गया x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 76x माइनस 56। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या है माइनस 30x स्क्वायर। इसकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं x रेज टू 4 से। तो इसकी ग्रुपिंग हमने x रेज टू 4 से कर दी और उसमें से हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 30। उसके बाद नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या है माइनस 56, उसकी ग्रुपिंग हम कर देंगे x क्यूब से। एंड उसके बाद 76x ये एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर हमारे पास अब थर्ड टर्म जो है ये तो पॉजिटिव ही है डेफिनेटली, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमें ये दो ग्रुप्स के लिए चेक करना है। पहले आप फर्स्ट ग्रुप देखो, x की मिनिमम वैल्यू हम क्या लें ताकि फर्स्ट ग्रुप हमारा नॉन नेगेटिव हो जाए। देन क्लियरली यू कैन सी इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, सो इट बिकम्स पॉजिटिव फॉर x इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ग्रुप हमारा 6 के लिए पॉजिटिव हो गया। फिर 6 के लिए आप सेकंड ग्रुप चेक करो, यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा ग्रेटर देन 56। तो 6 के लिए हमारे दोनों ग्रुप्स क्या हो गए पॉजिटिव। इट मीन्स 6 क्या हो गई लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच ईच ग्रुप इज नॉन नेगेटिव और you can say positive here. And so 6 is the superior limit for positive roots of f of minus x is equal to 0. हाँ जी, अब हमारे पास क्या आया 6 is superior limit of positive roots for f of minus x is equal to 0. And so minus 6 क्या होगी हमारी superior limit for negative roots of f of x is equal to 0. It means f of x is equal to 0 के सारे रियल रूट क्या होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास माइनस 6 क्या आ गया लोअर बाउंड एंड 11 क्या था अपर बाउंड। सो रियल रूट्स ऑफ f of x is equal to 0 lie in the interval -6 to
11। तो ये हमारा इंटरवल आ गया जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के सारे रियल रूट लाई करेंगे। उसके बाद फिर हमने एक रिजल्ट किया था, इफ़ वी हैव एन इंटेग्रल इक्वेशन देन इट्स इंटेग्रल रूट्स मस्ट डिवाइड कांस्टेंट टर्म। अब ये जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है इट इज़ मोनिक पॉलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये मोनिक पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, इंटीजर्स, इसलिए इसके जितने भी इंटेग्रल रूट्स हैं वो सारे कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी कांस्टेंट टर्म के सारे डिवाइजर्स लिख लेंगे। -56 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, +-1 +-2 +-4 एंड +-7 +-8 एंड उसके बाद आप लिख सकते हो +-14 एंड +-28। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म को ये सारे इंटीजर्स डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये सारे इंटीजर्स इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया कि इसके जितने भी रियल रूट्स हैं वो लाई करेंगे बिटवीन -6 एंड 11। तो इनमें से हम सिर्फ वो वाले डिवाइजर्स कंसिडर करेंगे जो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। तो आप देखो इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, +-1 +-2 +-4 और इसमें से -7 इससे बाहर चला जाएगा इसलिए अकेला +7 आएगा एंड +8 आएगा और उसके बाद +-14 एंड +-28 वो इस इंटरवल में लाई नहीं करते हैं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, नॉट डिवाइजर्स ऑफ -56 इन -6 to 11 आर +-1 +-2 +-4 7 एंड 8। तो ये जो इंटीजर्स हैं ये हमारी गिवन इक्वेशन के इंटेग्रल रूट्स हो सकते हैं। तो अब इन्हें हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से रूट्स हैं कौन से नहीं हैं। उसके बाद फिर हमने एक और रिजल्ट किया था कि अगर हमारे पास कोई इंटेग्रल इक्वेशन है और h उसका कोई इंटेग्रल रूट है देन h-1 मस्ट डिवाइड्स f of 1 एंड h+1 मस्ट डिवाइड्स f of -1। तो इसलिए हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ f of 1 विच इज़ इक्वल टू -162 एंड f of -1 इज़ -8। अब यहाँ से f of 1 की वैल्यू और f of -1 की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर है कि 1 एंड -1 गिवन इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं, क्योंकि अगर 1 एंड -1 रूट्स होते तो यहाँ पुट करने पे क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स 1 एंड -1 तो रूट नहीं है, तो ये आप क्रॉस कर दोगे, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ख़त्म हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी इंटीजर्स बचे हैं उन्हें क्या करेंगे, पहले उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कौन कौन से f of 1 को डिवाइड कर रहे हैं। जो इंटीजर्स 1 डिक्रीज़ करने पे f of 1 को डिवाइड नहीं करेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे रूट्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ से आप चेक करना शुरू करो। पहले +2 लेंगे, उसमें से एक डिक्रीज़ किया तो वो आ जाएगा 1 तो डेफिनेटली f of 1 को डिवाइड करेगा। फिर -2 में से आप 1 डिक्रीज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -3 भी आप चेक कर सकते हो इसे डिवाइड करेगा। देन 4 में से एक डिक्रीज़ करोगे आप, वो क्या हो जाएगा 3, वो भी 162 को डिवाइड करता है। फिर -4 में से -1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा -5 एंड यू कैन चेक -5 जो है इसे डिवाइड नहीं करता है। इट मीन्स -4 जो है उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, -4 हमारा रूट नहीं हो सकता। उसके बाद आप 7 को चेक करो, 7 में से आप 1 डिक्रीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा 6 एंड यू कैन चेक 6 डिवाइड करेगा 162 को। एंड फिर आप 8 में से 1 डिक्रीज़ करो, 8 में से 1 डिक्रीज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा 7 एंड 7 -162 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 8 भी हमारा रूट नहीं होगा। ठीक है,
तो अब -4 भी रिजेक्ट हो गया, 8 भी रिजेक्ट हो गया। अब आप दूसरा वाला चेक करो, हर एक जितने हमारे पास अब पॉसिबिलिटीज़ बची हैं उनमें आप क्या करोगे, 1 इंक्रीज़ करके चेक करोगे कि वो f ऑफ -1 को डिवाइड करते हैं या नहीं। अब हमारे पास एक 2 बचा था, 2 में आप 1 डालोगे, 1 इंक्रीज़ करोगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 जो है f ऑफ -1 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि f ऑफ -1 क्या है हमारा -8। इट मीन्स 2 भी हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देन -2 में आप 1 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 + 1 इज़ -1 एंड -1 डेफिनेटली -8 को डिवाइड कर रहा है तो -2 बच जाएगा। अब 4 में आप 1 इंक्रीज़ करोगे वो क्या हो जाएगा 5 डज नॉट डिवाइड्स -8 तो हमारा 4 भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पूरी ख़त्म हो गई +-4 वाली। फिर 7 में आप 1 इंक्रीज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड कर रहा है -8 को, इट मीन्स 7 भी रूट हो सकता है। अब देखो हमारे पास बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, क्या बचा ओनली -2 एंड 7। ठीक है, फिर आप लिख दोगे नाउ एज -4 and 8 decreased by 1 does not divide f of 1 and also 2 and 4 increased by 1 does not divide f of -1. So 2 + -4 and 8 are not roots of f of x is equal to 0. अब हमारे पास सिर्फ क्या पॉसिबिलिटीज़ बची हैं, -2 and 7। ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ बची हैं इन्हें चेक करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स। हाँ जी, अब -2 and 7 के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स। तो उसमें हमने क्या किया था, न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट करके, और जो भी टर्म मिसिंग होगी उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, x⁴, x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म, ऑल दी टर्म्स आर प्रेजेंट। सो इसके कोफिशिएंट्स पहले हम लिख लेंगे -56 -76 -30 -1 एंड 1। फिर पहले हमें -2 के लिए चेक करना है तो -2 यहाँ लिख लेंगे। तो फर्स्ट कोफिशिएंट आपने एज इट इज़ नीचे थर्ड रो में लिख लेना है। फिर -56 को आप -2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 28 यहाँ लिख दिया आपने। फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे, -76 + 28, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा -48। फिर आप -48 को -2 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। अगेन इसे सिंप्लीफाई करके -30 + 24 इट इज़ -6। फिर -6 को -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 एंड -1 + 3 इज़ 2। अब 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -1 एंड -1 इट इज़ 0। अब हमारे पास लास्ट में 0 आ गया, इट मीन्स -2 इज़ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही फिर हम 7 के लिए चेक करेंगे। 7 के लिए क्या है, पहले हमने वैसे ही कोफिशिएंट लिख लिए, फिर 7 लिखा यहाँ पे, -56 एज इट इज़ लिख दिया। -56 को अब आप 7 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा -8, 7 8 56 होता है। और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, -76 -8 वो क्या हो गया -84। अब -84 को 7 से डिवाइड करो, हमारे पास क्या होता है 12, 7 84 होता है, तो इसे डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा -12। ठीक है, -30 -12 ये क्या हो गया -42। फिर -42 को 7 से डिवाइड करोगे, हमारे पास क्या होता है 7 6 42, सो -42 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -6। -1 -6 ये क्या हो गया -7। अब -7 को 7 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा हमें -1। सो अगेन 1 एंड -1 क्या हो गया 0। सो 7 इज ऑल्सो रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, इंटेग्रल रूट्स हमें मिल गए। -2 एंड 7 आर इंटेग्रल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लेकिन हमें क्या कहा गया था, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मीन्स हमें इसके सारे रूट्स फाइंड करने हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का। सिंथेटिक डिवीज़न से हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे पहले विद -2 फिर विद -7। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक रह जाएगा, उसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड और बाय फैक्टराइजेशन। हाँ जी, अब इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करके हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे पहले विद -2 देन विद 7, क्योंकि हमें पता चल गया कि -2 एंड 7 इसके रूट्स हैं। तो सिंथेटिक डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स के सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। सो we write all the coefficients 1, -1, -30, -76, -56। बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स में आपने कांस्टेंट टर्म से लिखना स्टार्ट करना है और सिंथेटिक डिवीज़न में आपने हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स के कोफिशिएंट से लिखना शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, पहले हम -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, -2, -1 -2 इज़ -3, देन -2 इंटू 3 दैट इज़ 6, -30 प्लस 6 दैट इज़ -24, -24 इंटू -2 दैट इज़ 48, -76, 48 ये आपका आ गया -28 and -28 into -2 that is 56, so we get remainder as 0। ठीक है, सिमिलरली आप 7 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब ये क्या बचा हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, हमने पहले -2 से डिवाइड किया फिर 7 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्वोशिएंट बचेगा। इट मीन्स हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसमें एक तो फैक्टर होगा -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। -2 हमारा क्या होता है, अगर अल्फ़ा रूट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, देन x माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होता है। तो अल्फ़ा को आप पहले -2 लोगे तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, x+2। तो एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा x+2, दूसरा फैक्टर होगा x-7, और बाकी जो बचेगा वो आप यहाँ से देख लोगे। ये जो क्वोशिएंट आया हमारा वो क्या बनेगा, इसके साथ x² लगा दिया x एंड ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो बाकी हमारे पास बचा x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ से दो रूट्स तो हमें मिल ही गए थे। तीसरा और चौथा जो बाकी दो रूट्स हैं वो हमें इस पॉलिनोमियल से मिलेंगे। तो आप ये देख लो कि अगर तो ये इजीली फैक्टराइज हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यहाँ से 2x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इट इज़ एक्चुअली होल स्क्वायर ऑफ x+2। x+2 का होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास यही आएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, x+2 x-7, एंड ये जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे हम लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन गया, x+2 क्यूब इंटू x-7। तो यहाँ से अब आप देख लो एफ ऑफ एक्स के रूट्स क्या आएंगे, 3 रूट्स तो यहीं से आ जाने हैं और वो क्या है, -2। इट मीन्स -2 जो है दैट इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 3 टाइम्स। ठीक है, सो -2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन विद मल्टीप्लिसिटी 3 एंड फोर्थ रूट हमारे पास है 7। तो ये हमारे पास चारों रूट्स आ गए गिवन इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूटन्स मेथड ऑफ डिवाइजर्स, और यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ all the methods which we have discussed for integral roots. So I hope you must have understood the method. So thanks for watching.